बड़े लोग और बड़ी बातें। वक्त ने हर किसी को एक बात सिखा दी है, वो ये कि रिश्ता, नाता, ताल्लुक उस वक्त तक कायम दायम रहते हैं जब तक हम इसके म्यार पर पूरे उतरते हैं। यूं ही म्यार से गिर जाएं, ये ताल्लुक कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा साहिब इख्तियार, बहुत ज़्यादा खुश इखलाक हो जाते हैं। इशफाक अहमद ने कहा ये। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, इन्हें अपनी जहानत पर इस कदर गुमान होता है कि दूसरों की हर किस्म की खूबी मुस्कुराहट में भी कीड़े ढूंढ निकालते हैं। वो दूसरों का कद छोटा करके अपनी जहानत, अपना कद ऊंचा करना चाहते हैं। वो दूसरों की खूबियों में खराबी का पहलू निकाल कर अपनी अजमत के कला दिखाते हैं। बानों को से बहुत ज़बरदस्त बात कही है ने। दिल आज़ारी की एक लम्हा इतना ताकतवर हो सकता है कि दिलदारी की पूरी ज़िंदगी को नेस्त नाबूद कर सकता है। तलवार का ज़ख्म जिस्म पर होता है और रूह और नरमी गुफ्तगू का रूह पर। जब ज़बान इस्लाह पजीद हो जाए तो कल्ब भी सालेह हो जाता है। इस शख्स को कभी मौत नहीं आती जो इल्म पर ज़िंदगी बख्शता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। हकायत सादी। शेख सादी की हकायत आपको सुनाती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है। ज़हन में तो हर हकायत इस तरह की है। एक शख्स अंतहाई गरीब और मुफलिस था। इसका शीर ख्वार बच्चा था जिसके दांत निकलने शुरू हुए तो वो बहुत परेशान हुआ। सोचने लगा दांत निकले तो अब ये रोटी भी मांगेगा, इधर अपना ये हाल है कि मुश्किल से गुजारा होता है। उसने बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ाए लेकिन अपने बेटे के खाने पीने के इंतज़ाम करने के सिलसिले में की समझ में कुछ ना आया। जब उसने बीवी से इस बारे में गुफ्तगू की तो उसने एतमाद से कहा कि ये तो फ़िक्र अपने साथ न ले, अगर तू इसकी ग़िज़ा फराहम ना करेगा तो बच्चा मर जाएगा। जैसे ऐसे दान दिए बख्शे हैं वो यकीन खाने को भी देगा। क्या तू नहीं जानता कि जब कोई शख्स गुलाम खरीदता है तो इसके खाने पीने का इंतज़ाम भी करता है। तो क्या तुझे अपने अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं है जैसे एक गुलाम का अपने आका पर होता है। औरत ने मज़ीद कहा कि असल मसला तो दिल का हेरत से वस्क से पाक होना है। जब इंसान के दिल को ऐसी पाकीज़गी हासिल हो जाती है तो इसके नज़दीक मिट्टी और सोना बराबर हो जाते हैं। और ये पाकीज़गी हासिल ना हो तो फरीदों जैसा बादशाह बनकर भी इंसान मज़ीद उल्ग हासिल करने की तमन्ना रखता है। शेख सादी ने इस हकायत में एक ऐसी उम्दा बात बताई है कि अगर इसे पूरी तरह से नशीन कर लिया जाए तो फ़करात का ख़ात्मा हो जाए और बगैर किसी कोशिश के हज़ार फितनों का सद्भाव हो जाए। जो बात करीब करीब हर शख्स को परेशान रखती है वो बेईमानी करने पर भी आमादा कर देती है। वो औलाद के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, मेरे बच्चे मेरे बाद क्या करेंगे, इनका गुजारा किस तरह होगा, मैं अपने बच्चों को इतना तो छोड़ जाऊँ कि वो दाल रोटी की फ़िक्र से आज़ाद रहें। ये ऐसी बातें हैं जो सभी सोचते हैं और तरह तरह के फितनों में मुब्तला हो जाते हैं। शेख सादी हमें याद दिलाते हैं कि जो हमारा राज़िक है वही हमारे बच्चों का भी राज़िक है, फिर हमें फ़िक्र मोल लेने की क्या ज़रूरत है। अब थोड़ा सा मजमून आपको डॉक्टर अमजद साकिब का बता रही थी। वो जो तंजीम है अखवत। सवाल है कि अखवत ने अपने काम का आगाज़ कैसे किया। जवाब, अखवत का आगाज़ बहुत दिलचस्प अंदाज में हुआ। इस वक्त पंजाब बोर्ड स्पोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक था। एक बार मैं करीबी दोस्तों को लेकर लाहौर के नवाब में वाक़या जिया बगा नामी एक गांव में गया। वहाँ इन लोगों में से मिलवाया जो छोटे कर्ज़ों के ज़रिए अपने कारोबार शुरू कर चुके थे। इनमें एक गरीब खातून भी थी। वो हमारे दोस्त कामरान डॉक्टर शम्स जो अब अखवत की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन भी हैं। उन्होंने इस खातून से दरियाफ्त किया कि इस कर्ज़े की बदौलत उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। उसने बेसख्ती से कहा कि इससे पहले वो इसके बच्चे आधी रोटी खाते थे, अब वो पूरी रोटी खाने लगे हैं। इस जवाब ने तमाम मेहमानों को बहुत मुतासर किया। जिया बगा से वापसी पर हम सब लोग लाहौर जिम खाना क्लब में इकट्ठे हुए और माइक्रो फाइनेंस की अफादियत पर गुफ्तगू होने लगी। तमाम लोग इस अमर पर मुतफिक थे कि छोटे कर्जे और गुर्बत के खात्मे का आम जरिया हो सकते हैं। तमाम इन अफराद को इन कर्ज़ों पर आयद होने वाले भारी सूद और सर्विस चार्जेस पर इतराज़ था। मैंने इन्हें माइक्रो फाइनेंस में इकट्ठे होने वाले खर्चात की तफसील उनके जवाब में दिए जाने दलाइल से आगाह की और ये पेशकश की कि वो बिला सूद बुनियादों पर सरमाया का बंदोबस्त करते तो बिला सूद बुनियादों पर लोगों को पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। यहीं से खुद के बारे में बाकायदा सोच विचार का आगाज़ हुआ और एक इदारे के खदोखल वाज़ेह होने लगे।
اخوت کا سب سے پہلا قرضہ لاہور جنرل اسپتال کے عقب میں واقع رسول پارک نامی کچی بستی کے رہائشی ایک بیوہ خاتون کو دیا گیا۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ خاوند کے وفات کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ہے، وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کو بھی خیرات کا رستہ منظور نہیں۔ اس نے ہم سے کہا کہ کرایہ اگر اسے قرض حسنے کے طور پر 10,000 مل جائے تو اس کا گھرانہ پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے 10,000 روپے پیش کر دی گئی اور یہ مرم الحرام رقم کی بات ہے۔ اس خاتون نے اس رقم سے کپڑے سینے 2 جدید مشینیں خریدیں۔ گھر کے قریب ہی ایک سکول سے بچوں کی یونیفارم بنانے کا آرڈر پہلے سے مل چکا تھا۔ اس بہادر خاتون اور اس کی بیٹیوں نے رات دن محنت کر کے 6 ماہ کے عرصے کے دوران گھر کا خرچ بھی نکالا اور ایک بچے کی شادی کی اور قرضہ بھی واپس کر دیا۔ اس گھرانے کے کارنامے نے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اپنی عزت اور وقار کا سودا کیے بغیر اس پیشانی پر گداگری کا داغ لگنے سے پہلے اس عورت نے ایک بہترین رستے کا انتخاب کر لیا۔ یہ قرضہ بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ اس قرضے کی کامیاب واپسی نے اس احساس کو اور بھی گہرا کر دیا کہ ہزاروں باعزت گھرانوں کی اس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے۔ زبردست، بہت ہی زبردست۔ اچھا جی، اب اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، یا حافظ یا سلامہ، یا حافظ یا سلامہ، اللہ حافظ، اللہ نے کی پاؤں، اللہ نے کی۔